हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का जो एक नया बिल आया है, इस वीडियो में मैं उसकी पूरी डिटेलिंग करूंगा। आपको एनएमसी और एमसीआई के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, इसका नीट एग्ज़ाम और प्राइवेट कॉलेज के फ़ीस के रेगुलेशन पर क्या असर पड़ेगा, यह सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अंत में आप खुद ये बात समझ जाइएगा और बता पाइएगा कि यह जो नया बिल एनएमसी का बिल आया है वह हमारे लिए बेनिफिशियल है या डेट्रीमेंटल। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर हमें बताएं। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1934 में इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट इंडियन मेडिकल काउंसिल 1933। द एक्ट वॉज रिपेल्ड एंड रिप्लेस्ड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट इन 1956। तो 1956 में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट से उसको रिप्लेस्ड कर दिया गया और 1956 से लेकर 2020 तक यही एक्ट अभी तक लागू था। अब बात कर लेते हैं एमसीआई के कुछ फंक्शन की। तो इसका सबसे मेन काम ये था कि एक मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में हो रही है उसका एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना। जो मेडिकल कॉलेज नया खुलने वाले हैं या जो पहले से चल रहे हैं उसका रिकॉग्नाइजेशन कि वो एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है या नहीं, ये देना। प्लस जो डॉक्टर बन रहे हैं वह डॉक्टर सारा एग्ज़ाम पास करके सही तरीके से बन रही हैं क्या नहीं, यह बात को देखते हुए उन्हें डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन डिग्री देना। यह सारे एमसीआई के कुछ काम हैं। अब 1956 में जो एक्ट आई और आज 2020 करीबन 63 साल के बाद उसे डिसॉल्व किया गया, कुछ बड़ी कारणें होंगे इसकी। तो आइए हम कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। 2010 से ही ये एमसीआई कंट्रोवर्सी से घिरी रही। उस समय जो काउंसिल के प्रेसिडेंट केतन देसाई जी थे, उन पे यह आरोप लगाया गया कि वह पैसे खाकर प्राइवेट कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज को परमिशन दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। 2016 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में एमसीआई पर हेल्थ केयर में करप्शन का आरोप लग गया। यह एक स्टैंडर्ड जिसके लिए इसे निर्माण किया गया था, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी और नोटिफिकेशन देने में यह पूरी तरह से फेल हो गई। एक और इस पे बहुत बड़ा आरोप यह लगा कि 1963 से लेकर 2009 तक करीबन 46 साल के इस समय में सिर्फ 109 डॉक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया गया। तो अगर कोई डॉक्टर वॉज नॉट क्वालिफाइड, वो अच्छे काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्हें पैसे लेके यह बचा लेती थी, ब्लैकलिस्ट नहीं करती थी। इसलिए 46 साल के स्पैन में सिर्फ 109 डॉक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया गया। 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को उन 57 देशों के साथ रख दिया जहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स की क्रिटिकल शॉर्टेज थी। डॉक्टर पेशेंट का रेशियो उस समय उन्होंने बताया कि 1:2000 का है, मतलब 2000 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि होना चाहिए हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर। एक और आरोप यह लगा कि जो हमारे गांव के इलाके हैं, रूरल एरिया है, वहाँ पे पढ़े लिखे डॉक्टर्स नहीं बल्कि भगत ढोंगी जैसे डॉक्टर ज़्यादा हैं, जिसे हम क्वैक्स, मेडिकल क्वैक्स कहते हैं। यह अपनी फेक डिग्री से गांव की भोली भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इन्हीं सब कुछ मेजर कारणों के कारण 1956 में आए हुए एक्ट को रिपील करके एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल को अभी लाया गया है करीबन 63 साल के बाद। तो आइए अब हम कुछ बात एनएमसी के बारे में करते हैं और एमसीआई से ये किस तरह से अंतर है और इसका हमारे जीवन पे, खासकर के नीट एस्पायरेंट के जीवन पे जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन की। एनएमसी कमीशन ने 1956 के एक्ट को रिप्लेस कर दिया। एमसीआई जो थी वो सिंगल ईयर स्ट्रक्चर थी, मतलब वो खुद अंडर ग्रेजुएट का कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स हो, या फिर लाइसेंस देने का काम हो, या कॉलेज को रैंकिंग देने का काम हो, वो सारा काम खुद करती थी। लेकिन एनएमसी को 4 लेयर में बांट दिया गया है। फिर कंपोजिशन की बात करें, जो एमसीआई थी उसकी हेड बस एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सारा डिसीजन उनका खुद होता था। लेकिन जो हमारा ये एनएमसी आया है, इसमें 25 लोगों की एक डायरेक्टरी होगी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑलमोस्ट जो एमसीआई का था वो सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट को ऐड कर दिया गया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके भी 40 से 50% सीट की फ़ीस की रेगुलेशन यह करेगी। एमसीआई फ़ीस रेगुलेट नहीं कर सकती थी, उसके पास ये पावर नहीं था, लेकिन एनएमसी ने यह पावर को अपने हाथ में लिया। बात करते हैं इसकी ऑटोनोमस बॉडी की। तो जो एनएमसी ने
यह कहा है कि वह 4 ऑटोनोमस मतलब जो खुद का डिसीजन खुद ले सकेगी ऐसे बॉडी का गठन किया गया है। यह बॉडी है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड UGMEB, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड PGMEB, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB एंड एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। पर जो क्रिटिक्स थे उनका यह कहना था कि ये बस कागज़ पे ही ऑटोनोमस बॉडी है, इन्हें कुछ डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। एनएमसी ने 2 और बॉडी का गठन किया है, स्टेट लेवल काउंसिल, जो कि जैसे कि सेंट्रल के लेवल पे एनएमसी खुद काम करेगी, उन्होंने बोला है कि स्टेट लेवल काउंसिल एनएमसी की तरह ही काम करेगी। और दूसरा एक और बॉडी बनाया है मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके बारे में यह कहना है कि यह जो स्टेट लेवल पे काउंसिल है उनको एडवाइस देगी, इनके एडवाइस को माना जाएगा। पर जो हमारे क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सब एक कागजी कार्रवाई है। जैसे कि अभी कोरोना के समय में SOP सिर्फ कागज़ पे दिखाया गया कि ये सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, पर प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा हुआ नहीं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एनएमसी एक और रूल लेके आई है कि जो आयुष यानी कि जो आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं वह भी एक ब्रिज 2 या 3 साल का ब्रिज कोर्स होगा, वह करके MBBS की डिग्री ले। एनएमसी ने एग्जामिनेशन के बारे में यह कहा है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी नीट की, जो कि 2016 से इन्होंने कंपलसरी बनाया है। और एक नेशनल लेवल की लाइसेंस की एग्ज़ाम होगी जिसे इन्होंने नेक्स्ट का नाम दिया है, जो कि हर एक MBBS स्टूडेंट को, जो कि फॉरेन से भी पढ़ के आएंगे और इंडिया से भी पढ़ के आएंगे, इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए देना पड़ेगा। अगर नीचे दिए हुए ग्राफ की बात की जाए तो ये दिखा रहा है कि एनएमसी को 4 अंडर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 2 जो बॉडी है सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, इसे स्टेट काउंसिल भी कह रहे थे हम अभी कुछ देर पहले, और मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, यह दोनों को एनएमसी के पैरेलल काम करना है। पर जो क्रिटिक्स है उनका यह मानना है कि यह दोनों पैरेलल काम करेगी, पर इनके ऑर्डर को प्रिजुडाइज किया जाएगा, मतलब इनके बातों को माना नहीं जाएगा। जैसे कि अभी ही आपने देखा जो नीट की एग्ज़ाम हुई उसमें 6 स्टेट सुप्रीम कोर्ट गए थे मनवाने के लिए कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी ऑर्डर नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका ऑर्डर ठुकरा दिया। ऐसे ही क्रिटिक्स का बिल्कुल इस मामले में भी यही मानना है कि जो एडवाइजरी है और जो स्टेट काउंसिल है उनकी ऑर्डर को नज़रअंदाज किया जाएगा। तो आइए अब क्रिटिक्स की ही बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षाएं से। तो क्रिटिक्स यह कह रहे हैं कि जो नीट की परीक्षाएं हो रही है उन्होंने स्टेट के मेडिकल से रिलेटेड सारे राइट्स छीन लिए हैं। स्टेट्स अब मेडिकल के प्रवेश परीक्षाएं में कुछ हक उनका नहीं रह गया है। उनका यह भी कहना है कि यह हाईली बायस्ड है और CBSE सिलेबस के अगेंस्ट, CBSE जो कि 12 की परीक्षाएं कराती है उसकी सिलेबस के अगेंस्ट है। यह तो हमने अभी जो लोकसभा का मानसून सेशन हुआ उसमें भी देखा कि तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने इसके खिलाफ पे भी बोला, आवाज़ उठाई है। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिस पे सारे विद्यार्थियों नीट यूजी एस्पायरेंट की नज़र टिकी है, मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की। तो यह जो बिल है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देती है कि वो प्राइवेट कॉलेज के 50 से 60% फीस पे कंट्रोल कर सकती है। पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बचे हुए 50% सीट की जो फीस फिर कॉलेज खुद डिसाइड करेगी, वह 2 गुना 4 गुना दाम उसका बढ़ा देगी। अब अगर ऐसे देखा जाए तो जो नीट की परीक्षाएं होती हैं उसमें हर 10 से 20 नंबर में करीबन 20 से 22,000 या 30,000 रैंक भी कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हर एक प्राइवेट कॉलेज का 40 से 50% सीट गवर्नमेंट अपने अंदर ले भी लेती है तो गवर्नमेंट कोटा में 10 से 20,000 सीट बढ़ जाएगा। मतलब अगर उस तरफ देखा जाए तो जब जो पहले कट ऑफ मान लीजिए 600 आती थी वह कट ऑफ अब घट के 585 या 90 या 580 हो जाएगी। लेकिन जो उसके जस्ट नीचे कुछ बच्चे हुआ करते थे जो किसी भी तरह लोन वोन लेके भी प्राइवेट में जाया करते थे, उनके लिए तो बचे हुए सीटों पे बिल्कुल एडमिशन सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उसका सीट तो ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज 4 से 5 गुना बढ़ा चुकी होगी। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो बढ़े हुए सीट है इन पे बस अमीर लोगों का हक रह जाएगा। अब क्रिटिक्स जो ब्रिज कोर्स आई है उसके ऊपर भी कुछ आरोप लगाते हैं। उनका यह कहना है कि जो आयुर्वेद का कोर्स है वह कोई भी छोटे मोटे कॉलेज से भी ले लेता है। अब अगर उसी कोर्स से वह आदमी 2 या 3 साल का एक अलग कोर्स ब्रिज कोर्स करके MBBS में चला जाता है तो ये MBBS में क्वैकड़ी बढ़ाएगी, प्लस यह MBBS करने का एक साइड वे मतलब एक दूसरा रास्ता भी खोल देगी। क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो एनएमसी है वो एक नो हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रही है, मतलब कि जो कि
पैरामेडिकल्स और नर्सेज हैं उसको एनएमसी ने अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो पूरे मेडिकल फैटर्निटी के लिए एक कॉमन पाथवे, एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन यह नहीं बना पाई है। दूसरा ये भी कहना है कि जो पहले एमसीआई के मेंबर मेडिकल फर्टर्निटी के लोग ही चुन के इलेक्ट करके भेजते थे, अब उसे गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया है और अब सारे मेंबर का चुनाव सेंट्रल खुद करेगी। तो इससे जैसे कि हम देखते हैं आईपीएस और आईएएस में ब्यूरोक्रेसी का वैल्यू बढ़ जाता है कि जो हम गवर्नमेंट के लोग कहेंगे वही उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मेडिकल है उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल है जो कि स्टेट्स अपना राय या विचार रख सकती है, क्रिटिक्स का मानना है कि वो बस एक कागजी कार्रवाई है, स्टेट्स का कोई भी बात सेंट्रल या एनएमसी नहीं मानेगी। दूसरा जो ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि एमबीबीएस का कोर्स करने के बाद एक एग्ज़ाम होगा जिसे देने के बाद लाइसेंस मिलेगा, लोगों का कहना है कि ये भी एक अच्छा डिसीज़न नहीं है, क्योंकि पूरे कंट्री में हर जगह मेडिकल का कोर्स एकदम 100% यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक कॉमन एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? प्लस जैसे कि अभी होता है जो हम नीट की एग्ज़ाम देते हैं, उसमें बच्चों ने 2 साल पूरी कितने भी मेहनत की हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो 3 घंटे डिसाइड करती है कि वह बच्चा डॉक्टर बनेगा या नहीं। वैसे ही नेक्स्ट आ जाने के बाद बच्चे ने एमबीबीएस के कोर्स के दौरान कितने भी मेहनत की हुई, जो एक लास्ट फाइनल एग्ज़ाम होगा वह डिसाइड करेगा कि वह बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है, उसे लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। तो यह एक सही में बहुत बड़ा डिसीज़न है और इसके खिलाफ इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि जब 2019 में यह बिल पार्लियामेंट से पास हुई थी तो सभी डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ जन के आंदोलन किया था। तो एमसीआई और एनएमसी के बीच के सारे डिफरेंस को मैंने यहाँ समराइज़ कर दिया है। तो यह थी लगभग जानकारी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद की एनएमसी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे।